चलिए, जय हिंद दोस्तों। मैं आलोक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। चलिए, आज हम लोग पॉलिटी को कुछ आगे बढ़ाते हैं मेरे भाई, थोड़ा सा और पॉलिटी के बारे में जानते हैं। मैंने आपको भाग नंबर 1 तक बताया था। मैंने आपको संविधान का विकास भैया कैसे कैसे हुआ था ये मैंने आपको बता दिया था, सारी अनुसूचियां और सारे भाग, और भाग 1 के सारे अनुच्छेद मैंने आपको बता दिए थे। चलिए, आज हम लोग भाग 2 से स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। भाग 2 के बारे में जानते हैं, फिर धीरे धीरे भाग 3 के बारे में जानेंगे, फिर 4 के बारे में जानेंगे, फिर 4 क वाक्य के बारे में जानेंगे, फिर 5 के बारे में जानेंगे मेरे भाई। ऐसे ही 6, 7, 8 हम लोग चलते रहेंगे मेरे भाई। तो चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सभी लोग लाइव जुड़ जाएं। चलिए देखते हैं कौन कौन जुड़ गया है। चलिए, रोहन यादव गुड मॉर्निंग, अवधेश कुमार गुड मॉर्निंग। चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग मेरे भाई। चलिए, हम लोग चलते हैं अपने क्लास के आगे तरफ। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलिए देखते हैं हम लोग आज का मोटिवेशन क्या है। पहचान क्या होती है दुनिया को हम बताएंगे। पहचान क्या होती है दुनिया को हम बताएंगे। बिना नाम के आए थे और नाम बना कर जाएंगे मेरे भाई। चलिए, इसी के साथ हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। भाग 2 में क्या है पहले से आप लोग जानते हैं। भाग 2 में है क्या मेरे भाई? नागरिकता है। और आप बताएं भारत में कैसी नागरिकता है मेरे भाई? भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो ये बताएं आप, एकल नागरिकता कहां से लिया गया है? सबसे जोरदार क्वेश्चन बनता है, एकल नागरिकता कहां से लिया गया है? तो मेरे भाई, एकल नागरिकता कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। एक बार बताएं, नागरिकता का प्रावधान हमारे संविधान में कहां से कहां तक है? तो मेरे भाई, मेरे संविधान में, हमारे संविधान में नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है। ठीक है, यकीन समझ में आ रहा होगा। एक बात आप हमें बताएं मेरे भाई, कि अगर आपसे कह दे मेरे भाई कि जो नागरिकता का प्रावधान है, जो नागरिकता का लागू कब किया गया था, तो आप कह सकते हैं 26 नवंबर सन 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। आपसे अगर ये पूछ ले, सर क्या कोई नागरिकता संबंधी अधिनियम भी बना है? हाँ मेरे भाई, बना जरूर है। सर क्या उस अधिनियम में संशोधन भी किए गए हैं? हाँ मेरे भाई, किया गया है। 8 बार किया जा चुका है। कितने बार? 8 बार। अभी अगले यूपीएसआई में पूछा था कि नागरिकता संबंधी कानून में कितने बार संशोधन किए जा चुके हैं, तो आप क्या कहेंगे? 8 बार। वो 8 डेट आपको याद कराया जाएगा। चलिए, हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्या कहता है मेरे भाई, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता कहां से ली गई? मेरे भाई, मैंने आपको बताया ब्रिटेन से लिया गया है। संविधान के भाग 2 से लेकर के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है मेरे भाई। इसी के बाद जब हम चलते हैं आगे, नागरिकता, हाँ सबसे मेन बात होती है नागरिकता किस सूची का विषय है। अब सूची कितने होते हैं? सूची 3 होते हैं, एक अवशिष्ट शक्ति होती है मेरे भाई। मैं आपको बता दूं, सूची 3 होते हैं। कौन कौन से? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। मेरे भाई, संघ सूची किसे कहते हैं? संघ सूची जिस पर कानून सरकार, कौन सी सरकार? जिस पर कानून केंद्र सरकार बनाए, जिस पर कानून केंद्र सरकार बनाए उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? संघ सूची कहते हैं। जिस पर कानून बनाने का अधिकार, इसे क्या कहेंगे? संघ। और जिस पर कानून भैया राज्य बनाए, जिस पर कानून राज्य बनाता है मेरे भाई, उसे क्या कहेंगे? राज्य सूची। उसे कहेंगे राज्य सूची। एक होता है जिस पर कानून दोनों मिलकर बनाते हैं मेरे भाई, उसे समवर्ती सूची कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समवर्ती सूची कहते हैं। अब बताइए, जो इन तीनों में नहीं होता है उसे अवशिष्ट शक्ति कहते हैं मेरे भाई, जो कि कनाडा से लिया गया है। क्या मेरे भाई? कनाडा से लिया गया है क्या? हाँ सर, कनाडा से ही लिया गया है। अब एक आप बताएं हमें कि सर इन 3 सूचियों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं किस अनुसूची में लिया गया है। अनुसूची 7 में लिया गया है। जिसका अनुसूची 7 है उसका बता दीजिए, सही जवाब है। चलिए, नागरिकता मेरे भाई संघ सूची का विषय है। एक बात आप जान ले, कैसे आप जानेंगे कि ये संघ सूची का ही विषय है? आप हमें बताएं, नागरिकता कौन देता है? केंद्र देता है कि राज्य देता है, कि दोनों मिलकर देते हैं मेरे भाई? नागरिकता एकल नागरिकता है जो कि सिर्फ केंद्र सरकार ही देता है, तो वो सिर्फ उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद महोदय को है। ठीक है, चलिए, 26 नवंबर सन 1949 को नागरिकता संबंधी कानून को लागू कर दिया गया था। संसद के द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम सन 1955 का निर्माण किया गया था। इसमें 8 बार अभी तक संशोधन किया जा चुका। देखें, 1986 में 1 बार किया गया, 1992 में दोबारा किया गया, 2003 में तिबारा, 2005, 2006, 2015, 16 और 19। 16 और 19 है क्या? हाँ सर, 19। देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 बार संशोधन किया जा चुका है। एक बार देख लें, 1986, 92, 3, 86, 92, 3, 5, 6, 15, 86, 92, 3, 5, 6, 15, 16 और
19, 16 और 19। क्या आप कह सकते हैं क्या 86, 92, 3, 5 और 10, 6 और 16, 5, 6, 15, 16 और 19 आप कह सकते हैं। अभी 2019 में कब किया गया था नागरिकता संबंधी संशोधन मेरे भाई? वही जब वहां पे दोहरी नागरिकता समाप्त करनी थी। कहां पे समाप्त करनी थी? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कहां पे समाप्त करने के लिए संशोधन किया गया था मेरे भाई। तो आप सर कहेंगे सर जम्मू कश्मीर में जो दोहरी नागरिकता थी वहां पे एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ठीक है मेरे भाई। चलिए, भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है। मतलब क्या कहता है कि भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है। इसका मतलब है कि नागरिक किसे कहते हैं ये संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है कि हाँ आप नागरिक हैं, आप नागरिक नहीं है। ये हम मानते हैं कि जिसके पास आधार कार्ड है वो नागरिक है, जिसके पास नहीं है वो नागरिक नहीं है। जिसको प्रधानमंत्री बनने का अधिकार है वो नागरिक है, जिसके पास नहीं है वो नागरिक नहीं है। मतलब कि जो वोट दे सकता है वो नागरिक है, जिसके पास आधार है, जिसका यहाँ पे भूमि है वो नागरिक है। कोई भी पहचान पत्र है आपका तो आप नागरिक हैं, नहीं तो अर्थात नहीं है मेरे भाई। ठीक है, चले आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य था जहां पे दोहरी नागरिकता थी, लेकिन सन 2019 के बाद वहां पर भी वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में एकल नागरिकता है। चले मेरे भाई, हम लोग ने इतना जान लिया है कि जम्मू कश्मीर सिर्फ एकमात्र ऐसा राज्य था जहां पे दोहरी नागरिकता थी। तो आप अब जानिए कि भारत में कैसी नागरिकता है? सर्वत्र एकल नागरिकता है। ठीक है, पूरे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। सर क्या ऐसा देश भी है क्या कि जहां पे दोहरी नागरिकता है? हाँ मेरे भाई, अमेरिका एक ऐसा अमेरिका जैसे बहुत देश हैं जहां पे दोहरी नागरिकता है। तो हमारा भाई हम लोग अमेरिका के बारे में ज्यादा जानते हैं। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। सर क्या तिहरी नागरिकता भी होती है? हाँ बच्चा, तिहरी नागरिकता भी होती है। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां पे तिहरी नागरिकता है। अब नागरिकता मतलब सर दोहरी नागरिकता होती कैसी है? मानते हैं हम, ये हो गया राज्य, ये हो गया मेरे भाई राज्य, ये हो गया राज्य। एक राज्य की नागरिकता और एक देश की नागरिकता होता है मेरे भाई। एक हो गया ये देश। सर मतलब कि राज्य का भी नागरिकता और देश का भी नागरिकता? हाँ मेरे भाई, एक राज्य की नागरिकता, एक देश की नागरिकता। मतलब कि हम पहले अपने राज्य के नागरिक हैं, उसके बाद अपने देश के नागरिक हैं। सर तिहरी नागरिकता कैसी होती होगी? तो मेरे भाई स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां पे तिहरी नागरिकता होती है। एक उस शहर के नागरिक हैं हम, फिर उस राज्य के नागरिक हैं हम, और फिर उस देश के नागरिक हैं। मतलब कि तिहरी नागरिकता का प्रावधान स्विट्जरलैंड में किया गया है। चले थोड़ा सा जानते हैं। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। स्विट्जरलैंड एकमात्र ऐसा देश है जहां पर तिहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। मेरे भाई विदेशी नागरिकों को सिर्फ सामाजिक क्षेत्र में भाग लेने का जानते हैं। अरस्तु हमारे ये बताइए संविधान का जनक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का नहीं, हमने ये नहीं कहा कि संविधान का जनक, हमने ये नहीं कहा मेरे भाई कि भारतीय संविधान का जनक। भारतीय संविधान के जनक आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं। मैंने कहा संविधान का जनक किसे माना जाता है, तो आप कहेंगे अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु भाई सिर्फ 4 प्रकार के नागरिक भारत में रहते हैं कि उन्होंने ये बताया था। अरस्तु ने ये मुझे बताया कि भैया आपके देश में 4 प्रकार के नागरिक रहते हैं। कौन कौन से? एक विदेशी नागरिक, एक दास और एक स्त्रियां। 4 हुई। तो जो भैया अरस्तु थे वो स्त्रियों एवं दासों को नागरिक मानते ही नहीं थे। ठीक भैया, जो अरस्तु थे मेरे भाई वो स्त्रियों एवं दासों को नागरिक नहीं मानते थे। और जो विदेशी नागरिक थे, विदेशी नागरिकों को सिर्फ सामाजिक क्षेत्रों में भाग लेने का अधिकार था, लेकिन स्त्रियों एवं दासों को नागरिक मानते ही नहीं थे। लेकिन स्त्रियों एवं दासों को नागरिक नहीं माना जाता था मेरे भाई, वो नहीं मानते थे। फिर क्या कहते हैं, अरस्तु के अनुसार यूनान में 4 प्रकार के लोग रहते थे। यूनान मतलब अपना भारत। विदेशी नागरिक, स्त्रियां और दास। चले वह भारतीय नागरिक। चले देखें, जो दास होते थे भाई वो तो सिर्फ दास काम करते थे, वो कोई काम करते रहे। सिर्फ नागरिकों को धार्मिक, सामाजिक, प्रशासनिक सब क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्रों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त था। लेकिन विदेशी नागरिकों को सिर्फ धार्मिक क्षेत्रों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त था। और भाई जो नागरिक है नहीं उनको किस चीज में अधिकार प्राप्त हो? वो किसी में, वो सिर्फ सेवा पानी करे बस। ठीक है, चलें। हमारे आपके देश में एक होता है एनआरआई का मतलब क्या होता है? नॉन रेजिडेंट इंडियन, या आप कह सकते हैं अप्रवासी भारतीय। अप्रवासी भारतीय किसे कहते हैं जानते हैं आप लोग? जो भी लड़का या लड़की या कोई भी अपना देश छोड़कर किसी विदेश में
90 दिन से ज्यादा रह ले, 90 दिन से ज्यादा रह ले, उसे अप्रवासी भारतीय या एनआरआई कहते हैं, एनआरआई कहते हैं। अब आप जानते हैं सर 90 दिन से ज्यादा अगर हम घूमने जाएंगे तो क्या हम एनआरआई हो जाएंगे? मेरे भाई आप कभी भी 90 दिन से ज्यादा घूमने के वास्ते आप नहीं जा सकते हैं। अगर आप ट्रिप पर जाते हैं तो 90 दिन से कम का वीजा आपको मिलेगा। अगर आप कमाने जाते हैं तो आपको 7 साल से कम की वीजा मिलेगी, 90 दिन से अधिक, 90 दिन से कम की वीजा नहीं मिलेगी अगर आप कमाने जा रहे हैं। ठीक है, आप कमाने जाएंगे तो आप एनआरआई कहलाएंगे, ट्रिप पर जाएंगे तो एनआरआई नहीं कहलाएंगे। ठीक है मेरे भाई, मतलब कि जो भी लड़का, जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान 90 दिन से ज्यादा विदेश में रहता है उसे क्या कहेंगे? एनआरआई। हमने ये समझ लिया कि मतलब सर जब हम कमाने के वास्ते हम दुबई, सऊदीया, अन्य देशों में जाएंगे तो क्या 90 दिन से पहले नहीं आ सकते? नहीं आ सकते, आप 90 दिन से पहले नहीं आ सकते हैं। ठीक है, चलें, उसे आप एनआरआई कहेंगे। वह भारतीय नागरिक जो किसी अन्य देश में लगातार 182 दिन, लगातार 182 दिन, लगभग मतलब 190 दिनों तक रहता है, उसे एनआरआई कहते हैं, उसे एनआरआई कहते हैं। मतलब कि मेरे भाई 6 माह तक यदि आप 6 माह तक आप कहां पे रह ले? विदेश में रह ले, 6 माह तक अपने देश से बाहर रहे तो उसे आप क्या कहेंगे? एनआरआई। एनआरआई का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म लिखेंगे आप नॉन रेजिडेंट इंडियन, नॉन रेजिडेंट इंडियन। मेरे भाई इसका हिंदी में आप कहेंगे अप्रवासी भारतीय। ये बताइए सर क्या उनकी नागरिकता होती है कि नहीं होती है? हाँ मेरे भाई, जैसे आप वैसे मैं वैसे वो भी रहेंगे, सेम, कोई बदलाव नहीं, क्योंकि वो पैसा लाने गए हैं, वो इनकम लाने गए हैं मेरे भाई। उनको धार्मिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। सर मैंने पीआईओ भी सुना था, मैं आपको पीआईओ भी बताता हूं। ठीक है, चले कमेंट करते रहे। चले अनीता चौधरी, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड, अभी को आए हो तुम। चले पीआईओ, पीआईओ क्या होता है मेरे भाई? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब कि भारतीय मूल के व्यक्ति। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब क्या होता है मेरे भाई? भारतीय मूल के व्यक्ति। एक बात आप जान लें मेरे भाई, क्या होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के व्यक्ति? आपने अभी सुना होगा ऋषि सुनक के बारे में, ऋषि सुनक के बारे में सुना होगा मेरे भाई। उसे क्या कहते हैं, क्या है वो, अभी चर्चा हुई थी, वो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, भारतीय उद्भव के व्यक्ति हैं और ब्रिटेन में जाके प्रधानमंत्री बन गए हैं। एक बात आप बताएं, भारतीय मूल के व्यक्ति उसे कहते हैं मेरे भाई जिनका जन्म या उनके माता पिता का जन्म या उनके दादा दादी का जन्म भारत में हुआ हो और वो इस समय अपनी भारत की नागरिकता त्याग कर किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लिए हो, उसे पीआईओ कहते हैं। उनको यहाँ पर धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में भाग लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो यहाँ की नागरिकता त्याग चुके हैं। ठीक है, ऐसे 13 ऐसे देश थे जहां के पीआईओ लोगों को, मतलब यहाँ के वहां के नागरिकों को यहाँ पर दोहरी नागरिकता दी गई है। सर अभी आपने कहा था कि यहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है ही नहीं, तो मेरे भाई कुछ ऐसे मित्र देश हैं हमारे जहां के लोगों को यहाँ पर दोहरी नागरिकता दी गई है। और कौन से लोगों को? यहाँ से जा करके जो वहां पर नागरिकता ग्रहण कर लिया है उन लोगों को, मतलब कि हमारे ही वंश के लोगों को जो यहाँ से भटक गए हैं उनको यहाँ पर दोहरी नागरिकता दी गई है। मतलब वो प्रशासन छोड़ करके यहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं, राजनीतिक और प्रशासनिक छोड़ के यहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, दान कर सकते हैं, पुण्य कर सकते हैं मेरे भाई। लेकिन याद रहे जब आप बड़े आदमी रहेंगे तभी भी। चलिए देखिए क्या कहता है, 16 देश ऐसे थे। भारत का नागरिकता वह नागरिक जो भारतीय नागरिकता, यहाँ पे लिख दीजिए जो भारतीय नागरिकता त्याग कर किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया हो, तो ऐसे व्यक्तियों को पीआईओ कहते हैं, पीआईओ कहते हैं। जैसे मेरे भाई कल्पना चावला, सुनीता विलियम। अब देखिए ये कल्पना चावला को आप अच्छे तरीके जानते होंगे, प्रियंका चोपड़ा को जानते होंगे, अक्षय कुमार को जानते हैं, आलिया भट्ट को जानते हैं, सुनीता विलियम को जानते हैं। ये सब भारत में ही जन्म लेकर के भारत की नागरिकता त्याग करके किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा मेरे भाई, बॉबी जिंदल, ये सब कहाँ के हैं मेरे भाई? यहाँ के नागरिक, यहाँ के पीआईओ हैं। अब एक बात बताएं, क्या पीआईओ लोग जो भारत के नागरिक नहीं हैं यहाँ पे जमीन खरीद सकते हैं? हाँ खरीद सकते हैं। प्रियंका चोपड़ा का यहाँ पे घर नहीं है क्या? है। अक्षय कुमार का नहीं है क्या? है।
अक्षय कुमार कनाडा का नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं, आलिया भट्ट दक्षिण अफ्रीका का कर लिए हैं। सब अपना जहां पे मन कर रहा है वहां पे कर लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट नोट मैंने इसमें बताया था, 2003 में लक्ष्मीमाल सिक्योरिटी कमेटी के सिफारिश में 16 ऐसे देश थे पीआईओ को भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। यह मार्च 2004 से लागू किया गया है। यह इकोनॉमिक कंडीशन के लिए लागू किया गया है ताकि वो आएंगे यहाँ पे खर्चा करेंगे, वो भाई अमीर है तभी तो यहाँ पे दिया जा रहा है। चले, भारतीयों को भारत में सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन उन्हें राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में भाग लेने का अधिकार नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं अनुच्छेदों पर। अनुच्छेद 5 से 11 तक, मतलब आप कह सकते हैं हाँ सर इसमें कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद हैं। 7 अनुच्छेदों के द्वारा आपके नागरिकता को दिया गया है, छीना गया है, बनाया गया है, नियम कानून सब कुछ किया गया है। मतलब कि आप कहेंगे भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है। अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है, 11 तक है। एक बार मैं आपको इसे बताता हूं। अनुच्छेद 5 में आप कहेंगे संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, मतलब कि आप जब आप संविधान बना है उसके आधार पर आपको नागरिकता दी जाएगी। मतलब कि आप उसके पहले आप यहाँ पे हैं या एक डेट दिया गया उसके पहले आप यहाँ पे आ गए हैं। मतलब कि कहा गया अनुच्छेद 5 में ये कहा गया मेरे भाई कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से यदि आप कहीं के भी हो, उसे नहीं मतलब है, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से आप भारत में रह रहे हैं तो आप स्वतः भारत के नागरिक कहलाएंगे। या आप यहाँ पे जन्म लिए हैं, आपके माता पिता जन्म लिए हैं, दादा दादी जन्म लिए हैं, तो आप यहाँ के स्वतः नागरिक कहलाएंगे अनुच्छेद 5 के तहत। देखिए क्या कहता है अनुच्छेद 5 में, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, ये था आपका हेडिंग। और इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वह व्यक्ति जिसका भारत में अधिवास हो, अधिवास मतलब कि घर हो, वह सभी भारत के नागरिक स्वतः कहलाएंगे। यदि वह भारत में जन्म लिया हो, यदि वह भारत में जन्म लिया हो तो वह स्वतः कहलाएगा। उसके माता पिता भारत में जन्म लिए हो तो वह भारत का, उसके माता पिता भारत में जन्म लिए हो या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो तो वह भारत का नागरिक स्वतः कहलाएगा। उसको कोई भी बताने की आवश्यकता नहीं कि हाँ हम भारत के नागरिक हैं या नहीं है मेरे भाई, ठीक है। ये अच्छा बताइए आप लोग, तो बार थम्स अप करें, समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा, जल्दी करें मेरे भाई, कमेंट करें कि हाँ सर समझ में आया। यहाँ तक जहां तक मैंने आपको बताया, इतनी तेजी के साथ मैंने आपको बताया, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, तेज चल रहे हैं धीरे चल रहे हैं, आपको कमेंट तो करना पड़ेगा ना मेरे भाई, क्योंकि आप यहाँ बैठे तो है नहीं, आप कहीं दूर बैठ के देख रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि हाँ सर समझ में आ रहा है। कमेंट एक बार देख लिया जाए, समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट करते रहा करें कि हाँ सर समझ में आ रहा है, हाँ सर नहीं समझ में आ रहा है। जब आप कमेंट करेंगे ना तब जाकर के हमको पता चलेगा हाँ सर समझ में आ रहा है, ठीक है मेरे भाई। चले चले आते हैं अनुच्छेद नंबर 6 पर। अनुच्छेद नंबर 6 कहता है कि भैया जब कोई व्यक्ति, उसमें तो भाई नहीं थे, जब कोई व्यक्ति अगर पाकिस्तान से भारत आ जाता है तो उसको कैसे नागरिकता दी जाएगी। भाई जब कोई व्यक्ति, भाई देश अलग हुए तो कुछ लोग कुछ ऐसे बंटवारा हुआ, मान लीजिए हम लोग कहते हैं ये हमारा देश था, ये हमारा देश था, इतना हम लोगों ने दे दिया पाकिस्तान को, तो ये मेरे भाई ये जो जमीन इधर हो गया, यहाँ के जो कुछ लोग थे इधर आना चाहेंगे तो क्या उनको नहीं आने दिया जाएगा? आने दिया जाएगा। उनको कैसे नागरिकता दी जाएगी? जो ये जमीन थे इधर चले गए हैं तो वो अगर इस तरफ आना चाहते हैं तो क्या उनको ये नागरिकता नहीं दी जाएगी? भाई दी जाएगी। तो उसी के बारे में दिया गया है, पाकिस्तान से भारत को आने वाले लोगों को नागरिकता संबंधी अधिकार। इसमें क्या कहा गया, 19 जुलाई सन 1948 के पहले, 19 जुलाई सन 1948 के पहले जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ गया वह स्वतः नागरिक कहलाएगा, उसके रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि एक डेट दिया गया कि आप पाकिस्तान गए हो तो मेरे भाई आप चले आओ, ये डेट है, उसके पहले आप आज चले आते हो। 19 जुलाई सन 1948, उस समय 48 चल ही रहा था, यदि आप चले आते हो 1 महीने के अंदर तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वतः नागरिक कहलाएंगे। कहीं पे जमीन उमीन लेकर के मड़े उड़ई छा लीजिएगा। तो कुछ लोग थे जो चले आए स्वतः नागरिक हो गए। कुछ लोगों ने कहा अरे यार वहां से ज्यादा नागरिकता है, ज्यादा लोग हैं, वहां पे जमीन अच्छे से नहीं मिलेगी, यहाँ पे हम लोग पहले थोड़ा सा जुगाड़ लगाते हैं, जुगाड़ लग गया तो ठीक है, नहीं तो चलेंगे। तो जो लोग 19 जुलाई के बाद आए, मतलब वहां पे उनका सेटलमेंट नहीं हुआ, उसके बाद आए मेरे भाई, तो उनको पंजीकरण मतलब कि रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा।
क्योंकि उनके दर का तब उनको कुछ दिन तक 6 माह तक रखा गया, हाँ तुम लोग 6 माह तक रहो, उसके बाद तुमको नागरिकता दी जाएगी। चलिए देखिए क्या कहता है, वो लोग स्वतः नागरिक कहलाएंगे। 19 जुलाई सन 1948 के बाद जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए उन्हें 6 माह तक अस्थायी रूप से रहने के पश्चात किसके माध्यम से, पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्रदान की गई थी। ठीक है मेरे भाई, मेरे कहने का मतलब ये है, मैंने आपसे कहा कि यदि आप इस कोचिंग में दाखिला कराना चाहते हैं तो आप करा लें, फ्री है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ्री है। अन्यथा जिस दिन मेरी चैनल 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं मेंबरशिप लगा दूंगा। कहने का मतलब समझ रहे हो ना, 1000 सब्सक्राइबर के बाद मैं मेंबरशिप लगा दूंगा। तो कुछ लोग आते हैं, अरे चला छोड़ा जाए, इनका 1000 हुई है तो ठीक है, नहीं तो कहां से लगाई है। तो मेरे भाई मेरे कहने का मतलब जो पहले से कर लिए उनको तो ठीक है, जो नहीं किए बाद में करेंगे तो उनको तो मेंबरशिप देना पड़ेगा, मतलब कि रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा ना मेरे भाई। वैसे मैं लगा नहीं रहा हूं भाई, इतना बड़ा नहीं हो गया हूं कि मेंबरशिप लगा दूंगा भाई, एक आपको समझाने के लिए कह रहा हूं भाई। मैं मेंबरशिप लगा के कहां जाऊंगा यार। चल ठीक है, चल मेरे भाई आगे चलते हैं। अनुच्छेद नंबर 7। एक बात आप हमें बताएं, क्या पाकिस्तान में कुछ लोगों का मन नहीं लगा, इंडिया आए हैं, क्या इंडिया में सभी लोगों का मन लग गया होगा? कुछ लोगों के रिश्तेदार जो होते हैं, कुछ दोस्त, कुछ गर्लफ्रेंड पाकिस्तान चले हुए होंगे, तो क्या उनके बिना मन नहीं लगा? तो यहाँ से भी तो कुछ लोग वहां पे जाएंगे। तो 6 में क्या था, वहां से आने वाले लोगों के, वहां से मतलब आप समझ आइएगा पाकिस्तान से आने वाले लोगों के नागरिकता संबंधी अधिकार। 7 में क्या है, यहां से वहां जाने वाले लोगों के संबंधी अधिकार, मतलब कि कुछ लोग भारत से पाकिस्तान गए, उन लोगों के नागरिकता संबंधी अधिकार की बात की गई है। मतलब कि मैंने अभी यहाँ पे जब ऐसे बांटा था देश, ये इतना बांटा था कि यहाँ के कुछ लोग जो ऐसे थे, जो निठल्ले थे, जो आज जाके पछता रहे हैं, जो यहाँ से यहाँ जाना चाहते थे, यहाँ उनकी गर्लफ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड के पास जाना चाहते थे, उनके नागरिकता संबंधी अधिकार। मतलब क्या है, भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के नागरिकता संबंधी अधिकार। अब आपको किताब में मिलेगा भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले लोगों के नागरिकता संबंधी अधिकार। तो प्रव्रजन का मतलब जाने ही होता है, सरल भाषा में लिखा गया है, यहां पे लिख दिया इसके तहत, इसके तहत 1 मार्च सन 1947 को जो व्यक्ति भारत को छोड़कर पाकिस्तान चले गए उनको या देश के बंटवारे में जो क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, वहां के सभी व्यक्ति पाकिस्तान के नागरिक कहलाएंगे, अर्थात वे भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे। जो क्षेत्र, जिसे कहने का मतलब ये है मेरे, जैसे ये था देश हमारा, इतना जब चला गया मेरे भाई, ये क्षेत्र में जो है मेरे भाई, ये पाकिस्तान हो गया। ये क्षेत्र में जो पाकिस्तान है हो गया, तो यहाँ के जो लोग हैं वो पाकिस्तानी कहलाएंगे, यहाँ के जो लोग हैं पाकिस्तानी कहलाएंगे, ये जो है भाई वो भारतीय कहलाएंगे, हिंदुस्तानी कहलाएंगे, भारतीय कहलाएंगे। ठीक है मेरे भाई, अगर आपको भाई भारतीय बनना है तो जमीन छोड़ के यहाँ पे आना होगा, अगर नहीं आओगे तो आप भाई पाकिस्तानी कहलाओगे। ठीक है, चल आता है अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में भाई क्या कहा जाता है, भारत के बाहर रहने वाले एनआरआई पीआईओ लोगों के भारतीय संबंधी अधिकार। क्या कहता है, भारत के बाहर रहने वाले एनआरआई और पीआईओ संबंधी अधिकार, वह प्रत्येक व्यक्ति जो किसी अन्य देश में अस्थायी रूप से रह रहा हो, भारतवंशी हो, ठीक है, उस व्यक्ति के माता पिता, दादा दादी या नाना नानी कोई भी रिश्तेदार 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत परिभाषित राज्य क्षेत्र में जन्म लिए हों, वह सभी नागरिकता पंजीकरण के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है, उनको मेरे भाई जैसे पीआईओ है, आप जैसे ऋषि सुनक कहते हैं कि मुझे भारत का प्रधानमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनना है, या मुझे चुनाव लड़ना है, तो यहां से क्या कहा जाएगा कि पहले आप बताएं कि आपके कौन यहाँ पे हैं, आप यहाँ की नागरिकता आए पहले यहाँ पे 3 साल तक बेफालतू रूप से एकदम रहें, आप दिखाएं कि हाँ यहाँ पे आप अस्थायी रूप से रह रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे पंजीकरण के माध्यम से आपको नागरिकता दी जाएगी। ऐसे ही नहीं कि आप आए यहाँ पे चुनाव लड़ गए कि हाँ हमारा दादी, यहाँ पे हमारा दादी घर है, नहीं भाई, आपके दादी 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत यहाँ के नागरिक हैं। मतलब कि जैसे कि अनुच्छेद 1 में है,
अनुच्छेद 1 के तहत नागरिक होनी चाहिए। ठीक है। अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 9 में क्या कहता है? अनुच्छेद 9 क्या कहता है? कोई भी व्यक्ति अगर स्वेच्छा से अपनी नागरिकता त्याग देता है तो क्या होगा भाई? उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, जाहिर सी बात है। तो अनुच्छेद 9 के तहत जैसे कोई व्यक्ति, जैसे मैं कह दूं अक्षय कुमार किस अनुच्छेद के तहत कनाडा का नागरिकता ग्रहण किए हैं, तो आप कहिएगा अनुच्छेद 9 के तहत। अनुच्छेद 9 में कहा गया है यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी नागरिकता त्यागता है या किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। अर्थात वह 5, 6 और 8 के तहत नागरिक नहीं कहलाएगा। मतलब इसमें क्या है, देखिए कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसका भारतीय नागरिकता का न होना, ये हेडिंग है मेरे भाई। कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, अर्थात वह अनुच्छेद 5, 6, 8 के तहत नागरिक भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा मेरे भाई, नहीं कहलाएगा। आप कहिए सर 8 में नागरिक कहला कहाँ रहा है? वो तो आने की बात कर रहा है, पंजीकरण के माध्यम से बात कर रहा है। हाँ भाई, पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता ले तो रहा है, मतलब 5, 6, 8 के तहत नागरिक कहलाएंगे। अगर हम आपको बोले कि मेरे भाई आप मुझे एक थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन बता दो, किस किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता दी जाती है? अगर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं तो बताएं किस किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता दी जाती है। जानते सब नहीं बता पाएंगे, ये जान लीजिएगा। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? नागरिकता का बना रहना, नागरिकता का बना रहना। मेरे भाई इसके तहत ये कहा जाता है यदि आप सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं तो आपका नागरिकता बना रहेगा, आपकी नागरिकता कभी भी समाप्त नहीं की जाएगी। नागरिकता का बना रहता है। यदि आप गलत तरीके से नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। मेरे भाई इसके तहत क्या कहा जाता है? इसके तहत ब्लोड लिख दिया गया ना, इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, नागरिकता के नियम एवं शर्तों का पालन करता है तो उसकी नागरिकता के अधिकार सदैव बने रहेंगे। वह संविधानानुसार भारत का नागरिक कहलाएगा। संसद कानून बनाकर किसी की भी नागरिकता छीन सकती है, समाप्त कर सकती है। संसद से बड़ा इस भारत में कोई भी नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं है मेरे भाई, सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं है, संसद से बड़ा कोई नहीं। क्योंकि भाई संसद में राष्ट्रपति भी होता है जो कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ऐसे चुंडी पकड़ के ऐसे हटा देगा, जब चाहेगा ऐसे कर देगा। भले से महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगाई जाती है आपके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए, लेकिन याद रहे कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करता है, जिसको चाहेगा वो बना देगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 10 हो गया। अनुच्छेद 11 में क्या है? इसमें यह कहा गया है नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो मेरे भाई सिर्फ यहीं पे लग दीजिएगा, संसद है। भारत संविधान में कुछ बनाने की, नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। जैसे संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया था। तो मेरे भाग 2 एकदम अच्छे से समझ में आ रही है आपको? समझ में आया? ये आप हमें कमेंट में पहले जल्दी से बता दें, एक बार थम्स अप करके बताएं, तब मैं इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहीं पे क्लास को समाप्त किया जाए। चलिए दोस्तों, यहीं पे समाप्त किया जाए। भाग 3 को फिर से लाया जाएगा कल के वाले वीडियो में। कल आपको भाग अधिकार मतलब कि भाग 3 पढ़ाया जाएगा। भाग 3 में मैं आपको कुछ बता देता हूँ भाग 3 में क्या रहेगा। ये रहा आपका, थैंक यू, यहीं तक था आज। चलिए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ भाग 3 में क्या रहेगा। भाग 3 आप थोड़ा सा पढ़ के आएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। भाग 3 के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। भाग 3 में मौलिक अधिकार रहेगा। भाग 3 में मेरे भाई मौलिक अधिकार रहेगा। मौलिक अधिकार, ठीक है मेरे भाई, कहां से कहां तक रहेगा? अनुच्छेद कहां से कहां तक रहेगा मेरे भाई? तो आप देखिएगा 12 से लेकर के 35 तक रहेगा। 12 से लेकर के 35 तक रहेगा। ठीक है, चलिए हम इसमें बताते हैं आपको, थोड़ा सा जल्दी में बता देते हैं कि 12 से 35 तक क्या क्या है। चलिए ठीक है, चलिए मेरे भाई, मैंने आपको बताया कि मौलिक अधिकार, मैंने आपको क्या बताया? मौलिक अधिकार कहां से कहां, मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है मेरे भाई? 12 से 35 तक है। भाग 3 में है मेरे भाई। चलिए हम लोग कुछ मौलिक अधिकार के बारे में जानते हैं।
मौलिक अधिकार के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 12 में क्या है, परिभाषाएं हैं। अनुच्छेद 13 में क्या है, विधियों का अल्पीकरण है। अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 15 में क्या है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में क्या है, लोक नियोजन पर अवसर की समानता, लोक नियोजन पर अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में क्या है भैया, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है मेरे भाई, तो भाई उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में क्या है भैया, स्वतंत्रता का अधिकार। 20 में क्या है, आपको गिरफ्तारी से मतलब कि गिरफ्तारी संरक्षण किया गया। 21 में क्या है भैया, दोष से संरक्षण। 22 में क्या है, नहीं 20 में क्या है, अपराधों के संबंध में संरक्षण भैया। 21 में क्या है, जीवन जीने का अधिकार। 21 में क्या है भैया, शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 22 में क्या है, गिरफ्तारी संरक्षण। 23 में क्या है भैया, बलात् श्रम। 24 में क्या है, बाल श्रम। 25 में क्या है भैया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आपसे कहा गया है आपको मौलिक अधिकार में कितने प्रकार की स्वतंत्रता, ये है 6 प्रकार की स्वतंत्रता की। विधि के समक्ष समान, मतलब कहने का मतलब ये है, आप इसको लिख सकते हैं, विधि ने रोज छुई उपाधि को। ठीक है, ये है समानता का अधिकार। आप इसको एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, इसको आपको याद हो जाएगा। क्या ट्रिक रहेगा मैं ये अभी आपको बता दूंगा। चलिए, जय हिंद दोस्तों।